हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का बच्चों एक और नाम होता है, दूसरा नाम जो होता है वो होता है सिलेक्शन। अब कॉम्बिनेशन जो होता है वो सिलेक्शन होता है। जैसे हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, तो इन n ऑब्जेक्ट्स में से अगर हमें r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन जो है वो हमारे पास कहलाता है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वेज हाउ विच वी कैन सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गिवन एन ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पर बच्चों ऑब्जेक्ट जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें ऑर्डरिंग या अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है। यानी जैसे हमारे पास 5 बच्चे दे रखे हैं और 5 बच्चों में से हमने कहा कि 2 बच्चे हमें गेम के लिए सेलेक्ट करने हैं। एक क्लास में 5 बच्चे बैठे हुए, हमने कहा कि 2 बच्चे गेम के लिए सेलेक्ट करने हैं, तो उन 2 में से जो बच्चे हम लेंगे, 2 बच्चे, वो दोनों के दोनों गेम खेलेंगे। अब उसमें हम पहले किसे सेलेक्ट कर रहे हैं, बाद में किसे सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट कौन सेलेक्ट हो रहा है, सेकंड कौन सेलेक्ट हो रहा है, वो यहां पर मैटर नहीं करता है। यहां पर जो मैटर करता है बच्चों वो मैटर करता है कि सिलेक्शन होना चाहिए। यानी 5 में से 2 बच्चे हमें सेलेक्ट कर देने हैं, अरेंजमेंट यहां पर मैटर नहीं करेगा। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन जो है बच्चों वो क्या कहलाता है, हमारे पास कॉम्बिनेशन कहलाता है। कि n ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट्स अगर हमें दे रखे हैं तो हम उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो सेलेक्ट करने का वे है वो हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों, वो हमारे पास कहलाता है कॉम्बिनेशन। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब अगर हम इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ईच ऑफ डिफरेंट सेलेक्शंस that can be made by taking some or all of a number of objects irrespective of their arrangement is called a combination। यानी हमने क्या किया कि हमारे पास जितने भी डिफरेंट हम सिलेक्शन मेड कर सकते हैं, कुछ या सारे ऑब्जेक्ट्स लेकर जिसमें कि अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं। जैसे हमने मान लिया कि इफ वी हैव n ऑब्जेक्ट्स, out of these objects we have to select r objects। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स है बच्चों, हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं। उन n ऑब्जेक्ट्स में से हमने कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं बच्चों, r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। वो क्या बन जाएंगे, हमारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। डिनोटेड एज CN, R और NCR और NR, ऐसे 3 तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल C के अंदर N, R लिख देंगे, यानी कॉम्बिनेशन के अंदर N, R। NCR लिख सकते हैं हम, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर N और R लिख सकते हैं। ये तीनों चीजें बच्चों रिप्रेजेंट करती हैं कॉम्बिनेशन को। डिफाइंड एज, अब इनका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए डिफाइंड एज, तो NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N ओवर फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल R। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N ओवर फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल R। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। यानी हम यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उसमें से हमें r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो जो नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन होगा वही नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों 3 तरीके से। C के अंदर N, R लिख देते हैं, NCR और N बाय R, ऐसे ब्रैकेट के अंदर ऊपर N और नीचे R लिख दिया। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसको कैलकुलेट करने का, कि जो NCR निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है फैक्टोरियल N ओवर फैक्टोरियल N माइनस R डिवाइड बाय फैक्टोरियल R। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला समझ में आ गया कि हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं।
तो NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस आर डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर। तो यहां से आप फॉर्मूले से बेस्ड निकाल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो ये तो हो गया बच्चों आपका कॉम्बिनेशन। अब आप कहेंगे कि अगर हम परम्यूटेशन कर रहे थे सर, तो वहीं भी तो हम यही कर रहे थे, पर बच्चों उसमें एक अंतर था कि परम्यूटेशन में हम क्या कर रहे थे कि सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी कर रहे थे। यानी जैसे हमें 2 नंबर चूज करने थे, या जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक क्लास में से हमें 2 बच्चे चूज करने थे, तो 2 बच्चे चूज करना जो होता है वो कहलाता है कॉम्बिनेशन। और उनको अगर हम अरेंज भी कर रहे हैं बच्चों, तो कलेक्शन प्लस अरेंजमेंट क्या कहलाता है? वो कहलाता है परम्यूटेशन। इतनी बात आपको क्लियर हुई? यानी अब हम बच्चों बात करेंगे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है और ये एक दूसरे से कैसे रिलेट है। ठीक है बच्चों? तो अब मैं आपको एक एक करके सबसे पहले तो डिफरेंस बताऊंगा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस है कि बच्चों परम्यूटेशन होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। परम्यूटेशन में हम चीजों को सेलेक्ट भी करते हैं और उनको अरेंज भी करते हैं, यानी उसमें ऑर्डर भी मैटर करता है। कि जैसे हमारे पास 5 बच्चे हैं और उसमें हमें गेम के लिए 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो फर्स्ट बच्चा कौन सा सेलेक्ट कर रहा है और सेकंड कौन सा सेलेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट पे अगर ए आ रहा है और सेकंड पे बी आ रहा है, तो अगर हम उसे क्या करेंगे, एक अलग अरेंजमेंट मानेंगे। फर्स्ट पे बी आ रहा है और सेकंड पे ए आ रहा है, तो उसको हम एक अलग अरेंजमेंट मानेंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो सिर्फ सिलेक्शन आता है, यहां पर अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है। अरेंजमेंट कुछ भी रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए सबसे पहली बात हम कर रहे हैं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन 2 चीजें हम देख रहे हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए बच्चों। परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, यानी हमें सिलेक्शन भी करना है और उसके साथ क्या करना है, उसे अरेंजमेंट भी करना है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बच्चों सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन में हमें सिर्फ क्या करना है, सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट नहीं करना है। यानी चीजें हमें क्या करनी है, सिर्फ सेलेक्ट करनी है, इनको अब अरेंज करने से कोई लेना देना नहीं है। तो परम्यूटेशन का मतलब तो बच्चों हो गया हमारे पास सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया सिलेक्शन। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों कि आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, और यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। अब यानी 3 ऑब्जेक्ट है बच्चों हमारे पास, पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी। उन 3 ऑब्जेक्ट्स में से हमें क्या करना है कि एक तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालना है और फिर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है। अब हमें 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। कितने करने हैं? 2 ऑब्जेक्ट। तो 2 ऑब्जेक्ट के लिए हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा और नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा। अब देखो 2 ऑब्जेक्ट अगर हम परम्यूटेशन देखेंगे तो हम ए भी ले सकते हैं, ए सी ले सकते हैं और बी सी ले सकते हैं, अलग अलग यही हो गया। अब बच्चों यहां पर ए बी के साथ बी ए अलग काउंट होगा, सी ए अलग काउंट होगा और सी बी अलग काउंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि परम्यूटेशन में जो ऑर्डर है वो मैटर करता है कि यहां पर पहले ए आया था फिर बी आया है, यहां पे पहले बी आया था फिर ए आया, ये अलग अलग हो गए। ए सी में पहले ए आया था फिर सी आया, यहां पे पहले सी आया था फिर ए आया है। बी सी में अलग अलग होगा, पहले बी आया था फिर सी आया है, फिर सी आया फिर यहां पर बी आया, ये अलग अलग हुआ है। अब अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे बच्चों 2 ऑब्जेक्ट की, तो हमें 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो वो हो जाएगा बच्चों ए बी, ए सी और बी सी। यानी ए बी और बी ए वहां पर अलग अलग काउंट नहीं होंगे, क्योंकि हमें 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे, ऑर्डर यहां पर मैटर नहीं कर रहा है। तो ए बी और बी ए कॉम्बिनेशन में जाकर एक ही काउंट होगा ए बी। क्यों? क्योंकि हमें तो 2 ऑब्जेक्ट चाहिए थे, एक ऑब्जेक्ट एक मिल गया, दूसरा ऑब्जेक्ट बी मिल गया, ऑर्डर या यहां पर जो अरेंजमेंट है वो मैटर ही नहीं कर रहा, मैटर नहीं कर रहा, तो ए बी हो गया। सेम ए सी और सी एक ही काउंट हो जाएगा ए सी, बी सी और सी बी एक ही काउंट हो जाएगा बी सी। इतनी बात आपको समझ में आई? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस समझ में आ गया कि परम्यूटेशन क्या होता है बच्चों। अगर आपको किसी को बताना है कि परम्यूटेशन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि परम्यूटेशन होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन होता है सिर्फ सिलेक्शन। यानी चीजों को अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ, तो हम इसे लिखेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन से, और सेलेक्ट करने के बाद हम उसे अरेंज भी कर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों?
ये समझ में आ गया आपको? दो डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस होता है बच्चों इनके फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है कि अगर हम NPR लिखते हैं बच्चों तो ये होता है फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस आर, और अगर हम NCR लिखते हैं बच्चों तो ये होता है फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस आर डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर। तो ये इन दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस होता है बच्चों। इतनी बात आपको समझ में? तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया बच्चों। इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस क्या होता है। कि हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट थे ABC, उसमें से हमें दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे, तो AB और BA, AC CA BC CB। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये सिलेक्शन हो गया प्लस इसमें अरेंजमेंट आ गया, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे ABC में से, तो एक बार AB ले लिया, फिर एक बार AC ले लिया, फिर हमने BC ले लिया। अब इसके अलावा तो और कोई पेयर बन नहीं सकता। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि अगर हमें इन्हें अरेंज करना है तो AB को हम क्या लिख देंगे BA, AC को क्या लिख देंगे CA और BC को क्या लिख देंगे हम CB। इतना अगर हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। तो ये तो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ परम्यूटेशन और ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। इतनी बात आपको समझ में आई? तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो परम्यूटेशन होता है आपका सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन होता है सिंपल सिलेक्शन। तो इस एग्जांपल से बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी डाउट होगा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर क्या होता है। आप किसी को भी बड़े आराम से आप समझा सकते हैं कि AB को अगर हम BA लिख रहे हैं यानी A और B ऑर्डर हो गए, A फर्स्ट B सेकंड, B फर्स्ट A सेकंड। तो जहां पे ऑर्डर आ जाता है सिलेक्शन के बाद तो वो आपका क्या बन जाता है परम्यूटेशन। फॉर्मूला आपको NPR का पता ही था, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस आर, और NCR का बच्चों फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस आर डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर। इतनी बात आपको समझ आई? सेम बच्चों यहां पर है कि यहां पर आर जो है रिक्वायर्ड नंबर होता है तो उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर और n से छोटी होगी। सेम यहां पर है कि आर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है तो आर की वैल्यू 0 या उससे बड़ी होगी और n या उससे छोटी होगी, n के बराबर भी हो सकती है। यानी वो कह सकता है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, तो वो भी हमसे कह सकता है, और ये भी कह सकता है कि 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो ये आपके पास क्या हो गया कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि अगर हमें रिलेट करना हो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को तो हम कैसे करेंगे। अगर हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को रिलेट करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन की तो हम कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हैं। हम कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हैं। परम्यूटेशन में हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन करने के बाद अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नंबर ऑफ वेज होंगे परम्यूटेशन के ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू कॉम्बिनेशन। यानी अगर हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बराबर हो जाएगा। जैसे A B C है, अब हमें एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो हम A कर सकते हैं, B या C। अब A को अरेंज तो A में ही होगा ना, और कोई तरीका तो है नहीं अरेंज करने का। यानी जब हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है तो वही फर्स्ट है, वही सेकंड है, वही थर्ड है। यानी अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास A है, अब मैं इसको अरेंज कहां पे करूंगा, आगे पीछे तो मैं कर नहीं सकता ना। जैसे मेरे पास A और B था तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, B और A लिख दिया, तो मेरे पास समझ में आ गया कि दो हो गए, A B और B A। अब खाली A है तो मैं उसको कैसे अरेंज करूंगा, मुझे तो A लिखना पड़ेगा। तो जब हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की वैल्यू जो होती है बच्चों वो कैसी हो जाती है, वो बराबर हो जाती है। अब बात आती है कि हम इनको रिलेट कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है बच्चों कि NCR। अब हम यहां पे बच्चों पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। अब देखिए अगर हम बात करेंगे NCR की, क्या बात करेंगे हम, NCR। तो NCR का फॉर्मूला बच्चों हमने पढ़ा था फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r, यही पढ़ा था बच्चों। इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस आर इनटू में 1 अपॉन फैक्टोरियल r। इसको अलग कर लिया हमने। अब आपको पता है कि फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस आर किसका फॉर्मूला होता है, NPR का। तो बच्चों NPR अपॉन फैक्टोरियल r किसके बराबर हो गया, NCR के। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं कि बच्चों अगर NPR लिखना है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा NCR इंटू फैक्टोरियल r। तो ये आपका रिलेशन हो गया जो शो कर रहा है रिलेशन बिटवीन किन किन के बीच में, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में।
यानी अगर वो आपसे कहेगा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन रिलेट कैसे हैं, तो आप लिख सकते हैं एनसीआर इक्वल्स टू एनपीआर ओवर फैक्टोरियल आर, या फिर एनपीआर इक्वल्स टू एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर। अब आप ये समझिए कि ये हुआ कैसे। जैसा मैंने आपको बताया था कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि हम पहले सिलेक्शन कर लें, तो हमने आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए बच्चों, सेलेक्ट का वे क्या हो गया एनसीआर। अब जब आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए तो हम उन्हें अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आर ऑब्जेक्ट्स है, अगर आपको उसको एक रो में क्या करने हैं, सेटिंग से सीटेड अरेंजमेंट करने हैं, तो जैसे 5 ऑब्जेक्ट है तो फैक्टोरियल 5 वेज हो जाते हैं, ऐसे आर ऑब्जेक्ट के कितने वे हो जाएंगे, फैक्टोरियल आर। तो ये हो गया बच्चों एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर। यानी अगर हम एनसीआर में फैक्टोरियल आर का इंटू कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन मिल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। एक रिजल्ट आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो होता है बच्चों, वो हमेशा ग्रेटर होगा या बराबर होगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के। यानी जहां पर फैक्टोरियल आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, फैक्टोरियल आर कितना हो जाएगा 1, तो उस केस में तो एनपीआर और एनसीआर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल आर अगर 1 हो गया तो एनपीआर एनसीआर बराबर हो जाएंगे। लेकिन बाकी सारे केस में क्या होगा कि फैक्टोरियल आर की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, तो वो एनसीआर में इनटू होता चला जाएगा। तो इसलिए जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होता है वो हमेशा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और जिस केस में बराबर होगा वो केस कौन से हो जाएंगे कि फैक्टोरियल आर इक्वल्स टू 1, तो मैंने यहां पे इक्वल्स टू भी लगा दिया। यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की वैल्यू कभी भी नंबर ऑफ परम्यूटेशन से ज्यादा नहीं हो सकती, हमेशा कौन सा बड़ा होगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशन बड़ा होगा या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकता है। इतनी बार आपको समझ में आ गई बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, परम्यूटेशन समझ में आ गया बच्चों, इनमें बीच में डिफरेंस और इनके बीच में रिलेशन, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई अब। ठीक है बच्चों, अब आपको इतना समझ में आ गया कि परम्यूटेशन क्या होता है बच्चों और कॉम्बिनेशन क्या होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया और रिलेशन समझ में आ गया। अब देखिए हम बच्चों बात करेंगे कि हमें ये तो समझ में आ गया कि इसके बीच में रिलेशन होता है। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, हम उनको याद करेंगे। जैसे हमें ये पता है कि बच्चों की एनसीआर का फॉर्मूला क्या हो गया, फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू में फैक्टोरियल आर। यहां पर एन जो है बच्चों वो आपको पता है कि वो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और आर जो है बच्चों वो है आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। जो एन है आपके पास, एन क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और आर क्या है बच्चों, आपके पास आर है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इतनी बात तो आप सबको क्लियर हो गई होगी बच्चों। अब इतनी बात जब क्लियर हो गई तो एनसीआर का फॉर्मूला ये हो गया। अब यहां पे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, जैसे अगर आर की वैल्यू 0 हुई तो कितना आएगा, यानी 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के कितने वे हैं, एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का कितना वे है, और n ऑब्जेक्ट्स अगर हम n में से n ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके कितने वो है। तो इनकी वैल्यू आपको लर्न कर लेनी है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में यूज होगी। देखिए अब मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको कि इफ r इक्वल टू 0, अगर r की वैल्यू बच्चों 0 हुई तो n सी 0 हो जाएगा, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल 0, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, 1/1 कितना आ गया 1। यानी अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स में से 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसके कितने तरीके हैं बच्चों, उसका सिर्फ एक तरीका कि आप जाएंगे और वापस आ जाएंगे, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो उसके कितने तरीके हो गए बच्चों, सिर्फ एक तरीका हो गया। सेकंड केस आता है बच्चों, अगर r की वैल्यू 1 हो जाए तो nc 1 हो जाएगा बच्चों, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल 1, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू 1, ये कट गया बच्चों। तो ये कितना आ गया बच्चों, n आ गया।
यानी अगर r की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे बच्चों, उस केस में नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट n हो जाएंगे अगर r की वैल्यू 1 है। यानी आपको अगर n ऑब्जेक्ट्स में से 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसके कितने तरीके हैं बच्चों, उसके n तरीके हैं। वो कैसे, मान लीजिए 10 बॉल पड़ी है तो आप नंबर 1 बॉल ला सकते हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10। तो इसमें से आप कोई भी बॉल ला सकते हैं। जब आप कोई भी बॉल ला सकते हैं तो कितने तरीके हो गए आपको सेलेक्ट करने के, 10 नंबर थे तो 10 तरीके हो गए, तो वैल्यू कितनी आ गई, n आ गई। अगला है बच्चों, इफ r इक्वल्स टू n, अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हो जाए n, तो NCN हो जाएगा बच्चों। तो फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस n इनटू में फैक्टोरियल n, यही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि r की वैल्यू n हो गई, n से n कट गया बच्चों 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, तो 1 बाय 1 कितना आ गया बच्चों 1। यानी आपको अगर आपको सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके लाने से 10 बॉल पड़ी हैं और आपको कहा गया कि 10 बॉल उठा लाओ, तो आपके पास एक ही तो ऑप्शन है, आप थैला लेके जाओगे 10 बॉल डालोगे और ले आओगे। बताओ आप, उसमें कुछ आपको सोचना तो है ही नहीं। यानी इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो है नहीं कि आप जाएंगे और 10 बॉलें ना लेकर आए, आपको तो जितनी बॉल वहां पे पड़ी थी 10 बॉल पड़ी थी सबके सब समेट के और ले आओगे। तो एक ही तो तरीका हुआ बच्चों। यानी आपको ये वैल्यू याद करनी है कि NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है और NCN की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। तो ये सारे नोटिफिकेशन आपको लर्न करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग क्वेश्चंस में यूज आते हैं, बार बार यूज आते हैं, तो आप बार बार कैलकुलेट करेंगे। उससे अच्छा है कि आप लर्न कर लें कि NC0 यानी 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का एक तरीका है, अगर n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने उसका भी एक ही तरीका है, लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसके कितने तरीके हैं बच्चों, उसके n तरीके। इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये सारी फॉर्म्स आप लर्न कर लेंगे, यानी ये वाली वैल्यूज आप लर्न कर लेंगे तो अलग अलग क्वेश्चन में यूज आएगी। तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, इमीडिएट वैल्यू पुट कर इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। आज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं इसका, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब आपको यह समझ में आ गया होगा बेसिकली कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। आपको यह समझ में आ गया होगा कि परम्यूटेशन हम कहते कैसे, कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन कहते कैसे, करते कैसे। फिर आपको यह समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, यानी अगर हमें एक को दूसरे के टर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं इससे रिलेटेड, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कॉम्बिनेशंस में कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं कि एनसीआर पर जो बेस्ड होते हैं उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम उसके आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि जैसे हमें क्वेश्चन दिया है, उसने कहा कि आप वैल्यू फाइंड करिए NC10 की, कितने की वैल्यू फाइंड करिए, या फिर 10C5 की वैल्यू फाइंड करिए। एक क्वेश्चन आया आपके पास सिंपल सा कि अगर आपको 10C5 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे बच्चों तो 10C5 के लिए n की वैल्यू 10 हो गई और r की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अब आप यहां पर अगर 10C5 लगाएंगे तो फैक्टोरियल, अब आप देखेंगे कि NCR का फॉर्मूला क्या होता था, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r डिवाइड बाय फैक्टोरियल r, यही होता था बच्चों। अब ये यहां पर हो गया कि फैक्टोरियल 10 ओवर फैक्टोरियल 10 माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 10 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, ये फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। अब देखिए 10 9 8 7 6 इंटू में आप यहां पे क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 5। डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में आपके पास हो जाएगा कि फैक्टोरियल 5 इंटू 5 4 3 2 1। एक फैक्टोरियल 5 से एक फैक्टोरियल 5 तो उठ गया बच्चों। अब देखिए 5 2 जा 10, ये 10 कट गया बच्चों। 6 3 से 2 बार गया बच्चों, 6 2 से 4 2 बार गया और 2 से ये 4 बार चला गया। अब ये हो गया बच्चों कि 36 इंटू 7, तो 7 6 जा 42, 4 कैरी लगी, 7 6 जा 21 और 4 25। यानी आंसर कितना निकल कर आ गया बच्चों, आंसर निकल कर आ गया 252। यानी अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 10 है और उसमें से अगर आपको 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो वे कितने हो गए बच्चों, 252। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने लिया बच्चों 52C52, यानी आपके पास 52 ऑब्जेक्ट हैं और आपको 52 ही सेलेक्ट करने हैं।
अब एक तरीका तो ये आप सॉल्व करके दिखाएं, दूसरा आप लिख देंगे कि हमें पता है, अभी हमने देखा था वी नो कि NCN की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1, NCN की वैल्यू कितनी होती है 1, सो 52C52 कितना हो जाएगा बच्चों 1। यानी अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट्स ही सेलेक्ट करने हैं तो उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी बच्चों 1 निकल कर आ जाएगी कि सारे के सारे हमें उठाकर लाने। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो ये आपको समझ में आया कि बेसिक ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब बच्चों इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ती हैं कॉम्बिनेशन की, यानी ये तो एक आसान क्वेश्चन हो गए। अब इसी में अगर हम थोड़ा सा अपडेट लेवल जाएंगे तो अपडेट लेवल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं जो आपको हेल्पफुल रहेंगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यानी अगर इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स भरते हैं और कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब बच्चों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हम वो डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ NCR और CN, तो इस वाले फॉर्मूले की हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो उन्हें आप देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि जो प्रॉपर्टीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं तो आप जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको ही बहुत इजी से कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहली प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास होती है कि NCR की वैल्यू बराबर होती है NCN - R के। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों कि अगर आप n में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर आप n में से n - R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो बात बराबर आएगी, यानी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बराबर निकल कर आएंगे। जैसे यहां पर आप बात कर लीजिए कि आप लेट कर लीजिए n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू कितनी है 2, तो 10C2 बच्चों बराबर होगा 10C 10 - 2 यानी कि 10C 8 के। कहने का मतलब यह है कि आप 10 में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए या 10 में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, वैल्यू कैसी आएगी बच्चों, वैल्यू हमेशा बराबर ही आएगी, वैल्यू अलग अलग नहीं आती है, यानी वैल्यू दोनों ही केसों में कैसी आएगी, इक्वल आएगी। तो आप 10C2 लिखिए या फिर 10C8 लिखिए, यानी NCR किसके बराबर हो जाता है, NCN - R के बराबर हो जाता है। अब देखिए ये होगा कैसे। मान लीजिए मैंने इसका RHS ले लिया बच्चों NCN - R, अगर हम इसे फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे तो फैक्टोरियल n, अब ये कैपिटल R की तरह वेव करेगा तो फैक्टोरियल n - n - R इनटू में फैक्टोरियल R यानी n - R, यही हो जाएगा बच्चों। अब ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, यहां पे हमने इसे ओपन कर लिया तो ये हो जाएगा n - n + R यानी फैक्टोरियल R, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n - R, ये हो जाएगा। तो फैक्टोरियल n हो गया, नीचे n से n कट के फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल n - R। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया NCR का, ये तो बन गया। देखिए फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n - R इनटू फैक्टोरियल R, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, NCR का, यानी NCN - R किसके बराबर हो गया बच्चों, वो बराबर हो गया NCR के बराबर हो गया। क्लियर हुई बात बच्चों, समझ में आ गया आपको ये, इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है बच्चों। तो ये प्रॉपर्टीज के थ्रू आपको पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, ये मैंने आपको उसका प्रूफ करा दिया। अब जब भी आपके पास लिखा होगा NCR तो आप उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप उसको NCN - R भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों की जो वैल्यू आती है वो हमेशा कैसी आती है, सेम आती है। अब देखिए बच्चों अगली प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों हमसे कहता है कि अगर हम NCR में जोड़ रहे हैं NCR - 1 तो ये बच्चों निकल कर आता है n + 1 CR, यानी अगर हमारे पास NCR है और उसमें हम NCR - 1 जोड़ रहे हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में 1 का डिफरेंस है, एक में R और एक में R - 1। अगर हम इसको जोड़ रहे हैं बच्चों तो एक सिंगल टर्म में चेंज हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो एक ज्यादा हो जाता है n + 1, और रिक्वायर्ड नंबर जो होता है वो इन दोनों में से जो बड़ा होता है वो वाला आ जाता है। ये इसको लर्न करने का मेथड है कि अगर हम NCR में बच्चों क्या जोड़ रहे हैं, NCR - 1 जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, हमारे पास निकल कर आएगा बच्चों n + 1 CR। इतनी बात आपको समझाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको इसको प्रूफ कराता हूं कि मैं LHS ले लेता हूं बच्चों। अब मैंने LHS लिया तो LHS दे रखा था NCR + NCR - 1, ये दे रखा था बच्चों। अब NCR को हमने ओपन करा बच्चों तो ये हो गया फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n - R इनटू में फैक्टोरियल R, ये हो गया बच्चों फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n - R - 1 फैक्टोरियल R - 1, यही हो गया।
अब हमने इसको लिखा फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर प्लस फैक्टोरियल एन इंटू करेंगे तो फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन इंटू में फैक्टोरियल आर माइनस वन। अब आप क्या करिए कि जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे में ब्रेक कर लीजिए। फैक्टोरियल एन तो बच्चों कॉमन है, एन माइनस आर और एन माइनस आर प्लस वन में तो एन माइनस आर प्लस वन बड़ा होगा, आर और आर माइनस वन में आर बड़ा होगा। तो हमने इसको बच्चों लिख लिया फैक्टोरियल एन माइनस आर, यहां पे आर बार लिखा फैक्टोरियल आर माइनस वन प्लस, अब यहां पर हमने क्या करा एन माइनस आर प्लस वन बाहर करा तो फैक्टोरियल एन माइनस आर हो गया और ये हो गया फैक्टोरियल आर माइनस वन। अब दोनों में से बच्चों हमने कॉमन क्या लिया फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस वन, तो यहां पे बचा वन अपॉन आर और यहां पे बचा वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन, यही बचा बच्चों। एलसीएम ले लिया फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस वन, एलसीएम कितना आ जाएगा आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, ये हो गया एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर, यहां पर आर से आर क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया। अब ये आपके पास आ गया बच्चों कि एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन डिवाइड में बच्चों एन माइनस आर प्लस वन इंटू में फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल में आर माइनस वन। अब देखिए बच्चों इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल एन में उससे एक बड़े का इंटू हो रहा है तो ये कितना हो गया फैक्टोरियल एन प्लस वन डिवाइड में बच्चों एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, देखिए यही तो टूटा था इससे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, आर इंटू आर माइनस वन तो बच्चों ये हो जाएगा फैक्टोरियल आर। तो ये बच्चों फॉर्मूला हो गया एन प्लस वन सी आर का, देखिए कैसे फैक्टोरियल एन प्लस वन ऊपर फैक्टोरियल आर नीचे और फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर, तो यही तो लिखा हुआ है बच्चों, यानी एन माइनस आर प्लस वन लिख रहा है तो मैं से एन प्लस वन माइनस आर भी तो लिख सकता हूं। तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, वैल्यू निकल कर आ गई एन प्लस वन सी आर। तो ये इसका प्रूव हो गया बच्चों कि हम प्रॉपर्टी में एलएचएस लेके चले और क्या ले आए आरएचएस ले आए, यानी ये दोनों एलएचएस और आरएचएस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं इक्वेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया कि एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है बच्चों, ये होती है एन प्लस वन सी आर। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, इसे रफ कर दे रहा हूं बच्चों में, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे सॉल्व करा। तो इनकी प्रूविंग बच्चों नहीं पूछी जाती है कभी भी, प्रूविंग तो मैं आपको इसलिए करा दे रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी कैसे होल्ड हो रही है, और अगर कोई आपसे पूछ ले कि आप इसे प्रूफ करके दिखाइए तो आपको पता होगा कि हम कैसे इसे प्रूफ करते हैं। अदरवाइज आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या अप्लाई होंगी, प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड होता है बच्चों कि अगर एनसीआर लिख रहा है कहीं पर, क्या लिख रहा है एनसीआर, तो आप क्या करिए कि टोटल नंबर में से एन बाहर ले लीजिए और रिक्वायर्ड में से आर और इनटू में लिख दीजिए एन माइनस वन सी आर माइनस वन, तो ये भी वैल्यू बराबर होती है बच्चों। क्या होता है अगर कहीं एनसीआर लिख रहा है तो आप क्या करिए कि ऊपर से एन बाहर ले लीजिए और नीचे से आर, अब एक एक टर्म बाहर आ गया तो यहां पे कितना बचा एन माइनस वन और सी यहां पे क्या लिख दीजिए आर माइनस वन, तो इन दोनों की जो वैल्यू आती है बच्चों वो भी बराबर आती है, यानी आप एनसीआर को क्या लिख सकते हैं एन अपॉन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन लिख सकते हैं। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए आपको 10C2 सॉल्व करना है, तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप इसको लिख सकते हैं 10 अपॉन 2, 10 माइनस वन कितना हो गया 9, सी 2 माइनस वन कितना हो गया 1। तो यहां से बच्चों ये इजी हो जाता है कि आपको पता है 10 अपॉन 2, एन की वैल्यू हमने पढ़ रखी है एन बच्चों, तो ये 5 टाइम चला गया, तो यहां से इजीली सॉल्व हो जाता है, यानी पूरा फॉर्मूला हमें नहीं लगाना है, हमने सिर्फ एक ही स्टेप में बच्चों क्या निकाल लिया आंसर, यहां पर हमने एक ही स्टेप में कैलकुलेट कर लिया। इतनी बात आपको समझ आई बच्चों, यहां तक कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ बच्चों हमसे कहता है कि अगर हमारे पास कहीं भी लिखा हुआ है कि इफ NCX इक्वल्स टू NCY, क्या लिखा हुआ है हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर NCX किसके बराबर है NCY के, देन ऐसा सिर्फ बच्चों दो ही केस में होता है। पहला केस होता है कि x इक्वल्स टू y हो जाए और दूसरा केस बच्चों होता है कि x प्लस वाई की वैल्यू n हो जाए। यानी अगर हमारे पास दो कॉम्बिनेशन बराबर रखे हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, यानी NCX किसके बराबर है बच्चों NCY के बराबर है, तो ऐसा तभी होगा या तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी बराबर हो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे n और n है तो यहां पर x और y बराबर हो जाए, या फिर x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाए n के बराबर हो जाए।
अब x प्लस वाई की वैल्यू अगर n के बराबर हो जाएगी बच्चों तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। देखिए इसमें मान लीजिए x है, ये y है, तो r प्लस n माइनस r, तो r से r कट जाएगा, n आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ आई? तो फिर ऊपर वाली प्रॉपर्टी लग जाती है। यानी कहीं भी अगर आपके पास ncx इक्वल्स टू ncy दे रखा है तो आप क्या लगा सकते हैं? आप लगा सकते हैं कि x इक्वल्स टू y होगा या फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा? n होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आया, उसने कहा कि nc3 इक्वल्स टू nc5 फाइंड है। क्वेश्चन आया कि उसने कहा कि nc3 किसके बराबर है? nc5 के बराबर है, n निकालिए। अब आप देखेंगे कि यहां पर 3 और 5 तो बराबर है नहीं, यानी x और y तो बराबर है नहीं, तो दूसरी वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी कि x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? n के। यानी 3 प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगा? n के। तो n की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 8 निकल कर आ जाएगी कि n की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 8 हो गई। क्लियर हुआ बच्चों? यानी अगर आपके पास दिया हुआ है कि ncx बराबर है ncy के, इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? n आ गई। 3 प्लस 5 इक्वल्स टू n, तो 3 प्लस 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। तो n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? n की वैल्यू 8 निकल कर आ गई। क्लियर हो गया बच्चों ये आपको? इतनी बात आप सबको समझ में आ गई, इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? सबको क्लियर हो गया ये प्रॉपर्टी? अब अगली प्रॉपर्टी बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 5, वो ये कह रहा है बच्चों, अगली प्रॉपर्टी है कि n कोई एक नेचुरल नंबर है। n क्या है? कोई नेचुरल नंबर। अब अगर n में से हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो बच्चों 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। ऐसे ही n में से हम n ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यही तो कर सकते हैं बच्चों। n अगर नेचुरल नंबर है तो nc0 यानी n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों। तो रिक्वायर्ड नंबर जो ऑब्जेक्ट है वो आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो रिक्वायर्ड नंबर जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कुछ भी हो सकता है बच्चों n तक। तो अगर वो ये कहे कि इसमें से 0, 1, 2, 3 n तक हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट कॉम्बिनेशन यानी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन कौन देगा? यानी हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू कब मिलेगी? ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब समझ में आ गया बच्चों आपको? ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा कब मिलेंगे। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे पास 10 बॉल पड़ी हैं, अब जैसे हम भाई प्रैक्टिकली सोचेंगे तो हमने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा वे सेलेक्ट करने हैं, यानी हम इस काम को ज्यादा से ज्यादा तरीके से कर सकें। अब ज्यादा से ज्यादा तरीके से कर सकें तो ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन आने चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा अगर हमें सिलेक्शन निकालने हैं तो उसका भी तो कोई मेथड होगा, वो कैसे होगा? यानी हम 0 सेलेक्ट करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें और n तक अगर हम करते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा कब मिलेंगे, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, यानी ये ग्रेटेस्ट वैल्यू कब देगा। तो बच्चों जो ग्रेटेस्ट वैल्यू ये देता है बच्चों, ये देता है NCn/2 पर। कब देता है? NCn/2 यानी NCn/2 हाफ पर देता है। कब देता है? जब n बिलोंग करता है इवन नेचुरल नंबर से। जब n कैसा होता है? इवन। और जब बच्चों n होता है ऑड तो ये देता है NCn-1/2 पर और NCn+1/2 पर, क्योंकि उस समय ये दोनों कैसे होते हैं? इक्वेट होते हैं। यानी n की वैल्यू अगर इवन है और वो आपसे पूछेगा कि ग्रेटेस्ट कब मिलेगा। जैसे उसने कहा कि 10 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब उसने कहा कि नंबर ऑफ सिलेक्शन कब मैक्सिमम होंगे, हम कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। तो n की वैल्यू आप देखोगे इवन हो गई, तो यानी n/2 कर दीजिए, तो 10/2 कितना हो गया? 5। यानी 10C5 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। कब? जब आप उसमें से 10C0, 10C1 ऐसे आप जाएंगे 10C10 तक। तो इनमें से नंबर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू यानी नंबर ऑफ मैक्सिमम सिलेक्शन कब मिलेंगे? जब 5 ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। सेम केस अगर ऑड होगा बच्चों, मान लीजिए 11 है, तो आप क्या करेंगे? या तो आप NCn-1/2 से कैलकुलेट कर लीजिए या फिर NCn+1/2 में से कैलकुलेट कर लीजिए। दोनों ही केसों में बच्चों आंसर कैसा आता है? दोनों ही केसों में आंसर सेम आता है। यानी आप किसी से भी सेलेक्ट करिए, जो आंसर निकल कर आएगा आपके पास वो कैसा निकल कर आएगा? सेम निकल कर आएगा, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों वैल्यू बराबर आएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं बच्चों। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि NCR इक्वल्स टू NCn-R। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर NCR में हम NCR-1 जोड़ रहे हैं तो n+1 CR। थर्ड प्रॉपर्टी थी NCR को हम क्या लिख सकते हैं? n/r n-1 CR-1। फोर्थ प्रॉपर्टी थी कि अगर NCx बराबर है NCy के, इसका मतलब x y के बराबर है या फिर x प्लस वाई की वैल्यू n है। और अगर आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी थी कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि हम कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, तो अगर n इवन है तो NCn/2 पर मिलेगी और n ऑड है तो NCn-1/2 या फिर NCn+1/2 पर मिलेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं बच्चों, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि
कॉम्बिनेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं और इन प्रॉपर्टीज का हम कैसे यूज करते हैं उसमें। ठीक है बच्चों, अब हमें ये पता लगेगा कि उन प्रॉपर्टीज का हम कैसे यूज करते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए जैसे हमने बच्चों क्वेश्चन लिया, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है NPR इक्वल्स टू 720 एंड NCR इक्वल्स टू 120, फाइंड R। अब देखिए क्वेश्चन आया हमारे पास कि हमें NPR की वैल्यू कितनी दे रखी है, NPR की वैल्यू हमें 720 दे रखी है और NCR की वैल्यू हमें 120 दे रखी है। उसने कहा कि आप R की वैल्यू फाइंड करिए। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब यहां पर हमें क्या करना है, NPR और NCR दे रखा है, R निकालना है। तो बच्चों हम लिखेंगे वी नो। अब हमें रिलेशन पता है NPR और NCR में, तो हम लिखेंगे NPR इक्वल्स टू NCR इंटू फैक्टोरियल R। ये हमें पता है बच्चों। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, NPR की 720 इक्वल्स टू 120 इंटू फैक्टोरियल R। 0 से 0, 12 से 6 टाइम गया, 6 इक्वल्स टू फैक्टोरियल R, यानी फैक्टोरियल 3 इक्वल्स टू फैक्टोरियल R। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करा तो बच्चों R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। क्लियर हो गया ये आपको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को। यानी ये वो क्वेश्चन हो गया जो NPR और NCR को रिलेट करने पर मिल रहा था। तो अगर आपको बच्चों ये फॉर्मूला लर्न होगा तो आप इसका आंसर विद इन अ मिनट निकाल देंगे, लेकिन अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन को कैसे रिलेट करें और R की वैल्यू को कैसे फाइंड करें। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले सारे लर्न करने हैं, क्योंकि कई आप देखेंगे कि कई कंपटीशन एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, यानी आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं कि मान लीजिए हमें दिया है कि सॉल्व 47C4 प्लस समेशन J इक्वल्स टू 1 से लेके 5 52 माइनस JC3। अब क्वेश्चन है बच्चों उन्होंने हमें दे दिया कि हमें वैल्यू निकालनी और एक एक्सप्रेशन हमें दिया है कि 47C4 प्लस समेशन J इक्वल्स टू 1 से लेके 5 52 माइनस JC3 दे रखा है। यानी इस एक्सप्रेशन में हमें समेशन की फॉर्म दे रखी है और J की वैल्यू बच्चों हमें कहां से कहां तक पुट करनी है, 1 से लेके 5 तक की पुट करनी है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इस समेशन को सोल्व कर लेंगे। तो हमने सॉल्यूशन में लिखा देखिए 47C4। अब J की वैल्यू हमने सबसे पहले 1 डाल दी, J की वैल्यू 1 डाल दी तो 52 माइनस 1 कितना हो गया 51C3। अब हमने 2 डाली तो 50C3, 3 डालेंगे तो 49C3, 4 डालेंगे तो 48C3 और 5 डालेंगे तो 47C3। इतनी बात आपको समझ आई बच्चों। यानी अब हमने वैल्यू पुट करी बच्चों तो 47C4 आ गया। अब इसमें समेशन में हम J की वैल्यू 1 से पुट करना चालू करेंगे 5 तक। 1 पुट करेंगे तो 52 माइनस 1 51, यहां तो है ही नहीं, 50 49 48 47। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चों हमने इसे क्या करा, उल्टा लिख लिया। उल्टे फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि एडिशन का केस है उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। हमने लिखा 47C4, अब हमने क्या करा यहां से ऐसे उल्टा लिख दिया 47C3 प्लस 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। ऐसा हमने इसलिए करा कि बच्चों अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी बन रही है। कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, तो यहां पे प्रॉपर्टी बन रही है बच्चों NCR प्लस NCR माइनस 1। देखिए N47 NCR प्लस NCR माइनस 1 एक कम हो गया, तो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये क्या होता है N प्लस 1 CR होता है। क्योंकि अगर आप अलग अलग 1 2 3 4 5 6 टर्म को सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी और आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा बच्चों। तो हमने क्या करा, प्रॉपर्टी लगा दी। तो इन दोनों में प्रॉपर्टी लग गई तो बच्चों ये हो गया 48C4, क्योंकि n एक बढ़ जाता है, n प्लस 1 हो जाता है और r हम x बड़ा वाला ले लेते हैं। बाकी का लिख दिया बच्चों 48C3 प्लस ये आ गया 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। अब हमने इन दोनों को ऐड करा बच्चों, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 49C3 हो गया, सेम प्रॉपर्टी लगाई, सॉरी 49C4 आएगा, ये हो जाएगा 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। अब हमने इन दोनों में प्रॉपर्टी होल्ड करा दी बच्चों, तो n एक बढ़ जाएगा 50C4 50C3 प्लस 51C3। इन दोनों में फिर से प्रॉपर्टी लग गई 51C4 प्लस 51C3, इन दोनों में प्रॉपर्टी लग गई तो 52C4। अब 52C4 को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों
फैक्टोरियल 52 अपॉन में फैक्टोरियल 52 माइनस 4 फैक्टोरियल 4, यानी फैक्टोरियल 52 ओवर फैक्टोरियल 48 इंटू फैक्टोरियल 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 52, 51, 50, 49 इंटू में फैक्टोरियल 48 डिवाइड फैक्टोरियल 48 और ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 का 24। अब आप इसको बच्चों सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इतनी बात आपको समझ में आई। आप चाहें तो इसको जैसे 4 से काट दीजिए, 4 से कितनी बार जाएगा 13 बार, 4 से ये कितनी बार जाएगा 6 बार, 3 से काटेंगे तो आप 2 बार, और 3 से ये कितनी बार जाएगा 17 और 2 से ये कितनी बार जाएगा 25। तो सिंपल मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। यानी जहां आपको 6 टर्म सॉल्व करने थे वहां आपने प्रॉपर्टी लगा दी और कितने टर्म में आंसर आ गया, सिंगल टर्म में आ गया। तो आप देखेंगे कि कितना टाइम सेव हो गया। यानी अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में उनका यूज कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं और आंसर भी आपका कैसा निकल कर आएगा, आंसर भी आपका एक्यूरेट निकल कर आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं प्रॉपर्टीज पर बच्चों? अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब देखिए हम कैसे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए कि किस टाइप के और क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आया कि 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल्स टू 11:1 फाइंड n। क्वेश्चन आया हमारे पास कि 2nc3 रेशियो nc3 की वैल्यू बच्चों कितनी है 11:1 है और आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे देखिए। अब बच्चों अगर रेशियो दे रखा है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में बच्चों हमने लिखा कि 2nc3 ओवर nc3 इक्वल्स टू 11/11 2nc3 को तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 इक्वल्स टू 11। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया। अब ये दोनों बच्चों न्यूमरेटर में और ये दोनों डिनोमिनेटर में, तो फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n माइनस 3 ओवर फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 11। अब बड़े वाले फैक्टोरियल को ब्रेक करिए छोटे वाले तक, तो 2n को ब्रेक करेंगे तो 2n बार, 2n माइनस 1 बार, 2n माइनस 2 बार, तो फैक्टोरियल 2n माइनस 3 और ये फैक्टोरियल n माइनस 3 हो गया बच्चों। नीचे वाले में फैक्टोरियल 2n माइनस 3 तो ऐसे ही आया, n बड़ा था तो n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 इक्वल्स टू 11। इससे ये कट गया बच्चों, इससे ये कट गया, इस वाले n से ये वाला n कट गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा। अब यहां पर हमने लिखा 2 इंटू 2n माइनस 1। अब जो 2n माइनस 2 था बच्चों इसमें से 2 बाहर ले लिया तो 2n माइनस 2 में से 2 बाहर आया तो n माइनस 1 हो गया। डिवाइड में आया आपके पास n माइनस 1 n माइनस 2 11। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया बच्चों, ये हो गया 4 2n माइनस 1 ओवर n माइनस 2 इक्वल्स टू 11 4 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 11 n माइनस 2 8n माइनस 4 इक्वल्स टू 11 n माइनस 22। ये इधर आ गया 22 माइनस 4 इक्वल्स टू 11n माइनस 8n। ये आपका आ गया बच्चों 18 इक्वल्स टू कितना आ गया 3n। तो n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बच्चों, n की वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई 6। यानी n की वैल्यू जब 6 होगी तो 2nc3 रेशियो nc3 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 11:1 के बराबर हो जाएगा। यानी आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। तो जो कंडीशन दे रखी है उसी को आप रखते जाएंगे। सिंपल आपको फॉर्मूले पता है उन्हें पुट कर देंगे, बड़े वाले फैक्टोरियल को आप ब्रेक करेंगे छोटे वाले फैक्टोरियल में और वहां से आपको आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको। ठीक है बच्चों, तो ये वो क्वेश्चन थे जो आपको फॉर्मूले बेस्ड आ रहे थे। तो अब आज हमने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन की बात कर ली, आपको ये पता लग गया कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। इसके बाद आपको ये पता लग गया कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आज की क्लास हम बच्चों यहीं रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।